जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो टॉप निकल कर आते हैं लगातार ईयर्स में पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न, वही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने आपका समाज शास्त्र पर ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है आपके लिए, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि नवाचार है। नवाचार क्या है? एक तकनीकी है, एक विधि है, एक परिवर्तन है, एक योग्यता है। तो जो नवाचार होता है ये एक परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका। जो एक नवाचार होता है ये एक परिवर्तन के रूप में कार्य करता है, लोगों में चेंजिंग लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नवाचार क्या है? एक परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? किसके लिए सही है? कि शिक्षा को समाज के साथ चलाना हो तो आप क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। पहला दूसरा तीनों तीनों सही है। तीसरा तीनों सही है कि शिक्षा को अगर समाज के साथ चलाना हो तो आप क्या कर सकते हैं। पहला दे रहा है कि शिक्षा में नए विचार लाने होंगे, आप नए नए विचार लाएं और नई नई विधियों अपनाएं आप, और शिक्षा के द्वारा नए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो तीनों चीज़ों से ही शिक्षा को समाज के साथ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तीनों चीज़ों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसमें क्या कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया है, क्या होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जानकारी, जिज्ञासा, परीक्षण, मूल्यांकन और आपका अभिस्वीकरण। ये 4-5 चीज आपके अंदर हो तब आप नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आपके अंदर जानकारी हो, जिज्ञासा हो, किसी चीज को जानने की इच्छा हो, आप उस पर परीक्षण करते हो, उसका आप मूल्य जानते हो और अभिस्वीकरण आप कर सकें, उस चीज को स्वीकार कर सकें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आती है तो आप उस नवाचार को अपना सकते हैं, आप अपना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया में जानकारी संबंधित है, किससे संबंधित होती है? तो ए और बी दोनों कथनों से, यानी कि नवाचार के परिचय से भी और नवाचार प्रयोग में लाने वाली विधि के ज्ञान से भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि है, क्या होती है? तो ये एक तकनीकी होती है। जो ये विधि होती है ये तकनीकी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दैनिक जीवन जो होता है इसमें वैज्ञानिक ज्ञान का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो विधि तकनीकी के रूप में आती है। जैसे मान लीजिए दैनिक जीवन में एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर आप लोग चलते देखे होंगे, तो वहाँ क्या होगा? वैज्ञानिक ज्ञान का, यानी कि विज्ञान के ज्ञान का, उसमें मोटर और फिर तमाम चीज़ें, डीजल उजल सब एक व्यवस्था के रूप में लगा दिया गया, उसमें वैज्ञानिक ज्ञान लगाया गया और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या हो गई? तकनीकी हो गई, वो एक मशीन हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तकनीक। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है या कथन है? किसके द्वारा यह कहा गया कथन है? तो ऑफिस द्वारा यह कथन कहा गया है कि जो विज्ञान है इसमें कला का प्रयोग एक तकनीकी होती है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? ऑफिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसने शिक्षा तकनीक को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है, बांटा है? तो लूम्सडेल ने तकनीक को, यानी कि जो तकनीक बनाया है, जो नवाचार से विकसित हुआ, इसको 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया अलग अलग। तो ऐसा करने वाले कौन है? लूम्सडेल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो ये शब्द आपको दिख रहा है शिक्षा में प्रौद्योगिकी तो कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ होती है वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह मच्छरदानी से निकलते हैं तो वो भी, वहाँ भी एक प्रौद्योगिकी है, वहाँ भी विज्ञान है। तो इसमें जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी होता है इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो ब्रायन मोर ने सर्वप्रथम शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द लाइव चलने वाला है, लाइव क्लासेज सारी कुछ आपको पढ़ाई जाएंगी, टीचर्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ, कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का विकास हुआ, कब हुआ? किसने किया? तो स्किनर ने
अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आकाशवाणी है। क्या होता है आकाशवाणी? आकाशवाणी आप लोग सुने होंगे कि आकाश में बहुत सी चीजें रहती हैं, उन्हें आकाशवाणी कहते हैं। तो जी हाँ, आप करेक्ट थे कि एक कार्यक्रम जो दूर की घटनाओं पर पल भर में प्रेषित करता है, यानी कि सैटेलाइट मान लीजिए हो गया। सैटेलाइट से क्या करते हैं हम, यहाँ से कॉल लगाए और वहाँ पहुँच गया, तो उस जो सैटेलाइट के माध्यम से जो कि आकाश में है, उससे एक घटना का दूसरी जगह पर वो घटना हो जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जल्दी से पहुँच जाता है। तो उस कार्यक्रम को क्या कहते हैं आप? आकाशवाणी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंगुआ फोन का प्रयोग होता है किस चीज में होता है? विज्ञान में होता है, या प्रयोग में होता है, विकास में होता है, या भाषा शिक्षण में? तो ये जो लिंगुआ फोन होता है, इसका प्रयोग भाषा शिक्षण में, लोगों को सिखाने में भाषा, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रणाली उपागम समाहित करता है। किस चीज को समाहित करता है? तो ए और बी दोनों को, कठोर उपागम को भी और कोमल उपागम को भी, दोनों उपागमों को प्रणाली उपागम समावेशित करता है, खुद में उसमें अंदर लाता है। तो प्रणाली उपागम किस चीज़ों को समावेशित करता है, किस चीज़ों को समाहित करता है? तो कठोर उपागम को भी और कोमल उपागम को भी, दोनों चीज़ों को ये समावेशित कर प्रणाली उपागम बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा में प्रणाली उपागम के समर्थक थे, कौन थे? तो मिशेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1963 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का जन्म सन 1963 ईस्वी में हुआ था। अनुदेशन जो प्रणाली हुआ था, इस एक बार फिर से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो जन्म हुआ था सबसे पहले कहाँ कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का जन्म हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। तो किसने किया था ना, जन्म किसने दिया था? तो फ्रेड केलर ने व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि प्रशिक्षण यंत्र है, क्या है? तो ये एक प्रकार की तकनीक होती है। तो प्रशिक्षण यंत्र एक तकनीक के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रशिक्षण यंत्र द्वारा होता है, क्या करते हैं? तो विकास वस्तु, जो विकास वाली वस्तुएं होती हैं, इनको छोटे छोटे सोपानों में आप प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं, उसे प्रदर्शित कर पाते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो यही आपका प्रशिक्षण यंत्र द्वारा कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि अभिक्रमित जो अनुदेशन था, इसका विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो बी एफ स्किनर ने सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लास्ट का प्रश्न है आपका कि बाह्य अधिगम शैली अभिक्रम के प्रतिपादक कौन है, इसके फादर कौन है? तो अगेन बी एफ स्किनर जो हैं, इन्होंने ही बाह्य अधिगम शैली अभिक्रमक का प्रतिपादन किया। तो ये था आज का हमारा 20 प्रश्न, जिसमें हमने बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के टॉप 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो अगर कहीं भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप किसी भी सब्जेक्ट पर और वीडियो टॉप 20 या फिर टॉप 50 ऐसे करके कोई भी वीडियो चाहिए, या फिर जिस सब्जेक्ट पर चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट। एंड कल या परसों एक वीडियो ड्रॉप हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप बीए में कापी कैसे लिखें ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें। तो ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि आप जितना चाहे उतना याद कर लें। अगर आपको लिखने की शैली नहीं पता है, कैसे एग्जाम में लिखें, एग्जाम में कैसे इम्प्रेस हो, तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अच्छी लगेगी आपकी वीडियो, और दोस्तों में अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।